स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये सर्किट देखें आप, इसमें मैंने एक कनेक्ट किया हुआ है, एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया है किसके साथ, एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो मेरे पास ये है कि जब भी हम रियल लाइफ में कैपेसिटर को किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो हमेशा ये दोनों असेंबलीज यूजुअली इकट्ठे ही आती है, यानी कैपेसिटर और रेजिस्टर साथ साथ ही आते हैं। आपको कहीं भी बिल्कुल अकेले कैपेसिटर डायरेक्टली नहीं लगा होगा, हमेशा रेजिस्टर के साथ ही अवेलेबल होता है। तो इसमें यह है कि हमारे पास जो रेजिस्टर है ना, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है और कैपेसिटर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। मतलब इसमें ज़ाहिर बात है, ये आपके पास आप इसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को आप फैरेड में मेजर करते हैं, इसको आप ओम में मेजर करते हैं। तो जब आप जब आप इसको करते हैं इनिशियली तो कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। जब सपोज मैं स्विच ऑन भी कर देती हूँ, बिल्कुल जब इसको बैटरी को कनेक्ट भी करती हूँ, तो मेरे पास टाइम बिल्कुल जब स्टार्ट का टाइम है या टाइम जब ज़ीरो है तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, यानी लाइक टाइम टी में हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज ग्रेजुअली इन कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो टॉपिक को थोड़ा समझने के लिए हमें आज ये समझना है कि ये जो आर एंड सी है, ये जो हमने कनेक्ट किया है, इसका क्या ताल्लुक़ है, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे इस टॉपिक में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऑफ कैपेसिटर में कैसे रिलेट करेंगे, और इसका टाइम कांस्टेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो उससे पहले मैं आपको इस टॉपिक से बढ़ने से पहले मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पास आर सी जो है वो टाइम के इक्वल कैसे आता है, यानी कि आपके पास कैसे। तो पहले ये डेरिवेशन करते हैं और उसके बाद इस टॉपिक को समझते हैं। तो मैं सपोज़ मुझे ये प्रूव करना है कि आर सी का जो भी यूनिट है वो मेरे पास जो है टाइम की यूनिट के इक्वल है। मतलब अगर मैं आर सी को जिस भी यूनिट में मेजर करती हूँ, अभी देखते हैं, तो वो टाइम के यूनिट के इक्वल आपके पास जो है वो रिज़ल्ट आता है। यानी टाइम का यूनिट ऑफ फोर्स किसका क्या होता है, ऐसा ही सेकेंड होता है। अब मैं सिर्फ एक साइड की इक्वेशन को लिख लेती हूँ, यानी आर सी को मैं कंसिडर करूँगी। तो मुझे पता है आर की वैल्यू फ्रॉम ओहम्स लॉ क्या होती है। आर की वैल्यू हमारे पास होती है वी ओवर आई हो गई, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि मेरे पास Q की वैल्यू होती है C इंटू वी, Q इक्वल्स टू सी वी, और C की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी Q ओवर V, बिल्कुल। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, Q ओवर V। अब क्या करूँगी मैं कि ये V और V कैंसिल हो गया, पीछे मेरे पास रह गया Q बाय I। अब मुझे ये भी पता है कि जो Q है, यानी कि इसको करंट और टाइम के साथ इस फार्मूला से रिलेटेड होता है। तो क्या करूँगी, इसमें वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, टाइम रह गया, ठीक है। टाइम को किसमें मेजर किया, सेकेंड में मेजर किया, ठीक है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है कि ओहम और फैरेड को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, सेकेंड यानी टाइम हमें टाइम इंटरवल देता है। इस बात का क्या मतलब है, समझते हैं ज़रा। अगर मैं इसको थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन के साथ करूं तो मेरे पास यानी व्हाट इज़ टाइम कांस्टेंट मैंने लिखा है, तो आर सी बेसिकली होता ही टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि वो टाइम की वैल्यू दे रहा है। तो हमारे पास इसको हम डिफ़ाइन कुछ इस तरह से करते हैं, इस टाइम कांस्टेंट को या इस आर सी को। यानी कि जब मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूं तो आप अपने माइंड में आर सी लेके आएँ, यानी कि मैं आर सी की बात कर रही हूँ। कौन से आर सी की, इस आर सी की जो कि मैंने अभी यहाँ पे जिसका जिक्र किया, इस आर सी की, यानी इस रेजिस्टर की और इस कैपेसिटर की वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसकी कितनी रेजिस्टेंस है और इसकी कितनी कैपेसिटेंस है, इसकी मैं बात कर रही हूँ। उनका जो प्रोडक्ट है वो टाइम के इक्वल आता है। तो टाइम कांस्टेंट क्या है, द टाइम ड्यूरिंग विच कैपेसिटर चार्ज 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। यानी कैपेसिटर जितना टाइम मतलब 63% लगाता है, उसको बोला जाता है कि वो क्या है, उसका टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे लाइक ये चार्जिंग की मैंने बात की है, तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट वो है जिसमें 63%
क्या करता है 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू का क्या करता है, चार्ज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास देखो 63% कैसे आया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को और काफ़ी स्ट्रगल करते हैं बच्चे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आपकी बुक में जो आपका लेवल है एफएससी का उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट मेंशन है, मतलब वो आपको 63 डायरेक्टली मेंशन है। कहाँ से आया ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो उसके लिए मैंने खुद से थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया और मैं आपको बताऊँ। लेकिन ये है बेसिकली ये बीएससी लेवल की क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने सिर्फ लिखा है दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट जस्ट बिकॉज इफ़ यू वांट टू क्लियर योर concept about 63% or if you want to clear about the concept of RC or time constant, then you must learn about this equation. तो first of all let's understand कि हमारे पास ये इक्वेशन क्या है। तो बच्चे हमारे पास ये जो क्यू नॉट है ये मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज के, लाइक कितना वो चार्ज स्टोर कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की वैल्यू है। टी हमारे पास वो टाइम है जो वेरी कर रहा है विद द पैसेज ऑफ ईच इंटरवल। आर सी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। ई एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस हो रहा होता है ना, वो हमारे पास जो होता है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो रहा होता है। तो हमारे पास जो ई की वैल्यू है ई की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आती है 2.71। अगर आप अपने कैलकुलेटर से शिफ्ट या अल्फ़ा का बटन दबा के इसको एक्सपोनेंट को करेंगे तो 2.7 ये बहुत बड़ी वैल्यू आती है कैलकुलेटर में, लेकिन हम राउंड ऑफ करके सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू उसको कंसीडर करते हैं। तो ये वो एक्सपोनेंट की वैल्यू है, ठीक है। ये इक्वेशन है जी किसकी, चार्जिंग की। किसकी इक्वेशन है ये, चार्जिंग की, ठीक है। अब यहाँ से 63% कैसे आया, सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि 63% ही क्यों। एक वैल्यू को हम इमेजिन कर लेते हैं, ये वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि 63% ही है, लेकिन हम इसको मतलब इस इक्वेशन के थ्रू भी मैं प्रूव करूँगी कि हाउ like it's why it's 63%. First of all you must understand कि किसी भी चीज़ की इनपुट 100% आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती। इस बात का क्या मतलब है, इस बात को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आप यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जब आप बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जो वर्क कर रही है ना वो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। क्या कहलाती है वो, इनपुट। अब हमें यहाँ पे कैपेसिटर में जो चार्जिंग स्टोर हो रहा है, स्टोर होने का प्रोसेस हमें आउटपुट की फॉर्म में मिलता है, यानी बैटरी काम करती है तो सही बात है हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, तो दैट इज़ आउटपुट। कभी भी किसी भी चीज़ का रिजल्ट 100% हमें नहीं मिलता, ठीक है। हम जितनी भी कोशिश करें कभी भी इनपुट 100% आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होती, तो उसको एक वैल्यू को हम इमेजिन कर लेते हैं या लिख लेते हैं कि जी वो कितनी है, तो हमारे पास वो कितनी है जी, सपोज वो 63% है। लेकिन हम जितना ज़्यादा उसका टाइम बढ़ाएंगे वो वैल्यू क्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो लेट्स जस्ट स्टिक टू द टॉपिक कि हमारे पास 63% है कैसे, तो इसको हम ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको करवाऊँगी थोड़ी सी छोटी सी डेरिवेशन कराऊँगी, यहाँ से प्रूव करेंगे कि हमारे पास 63% रिजल्ट कैसे आता है। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने लिखा है कि मेरे पास जो रिज़ल्ट मैंने इमेजिन किया है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने इसको लिखा है कि मेरे पास जो चार्ज स्टोर हुआ है वो मैक्सिमम वैल्यू का 63% हिस्सा है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैं अभी बताया है कि क्यू नॉट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जितनी कैपेसिटी है चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने की, ठीक है। क्यू नॉट कौन सा चार्ज है जो जितना मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी स्टोर होने की, तो मैक्सिमम कैपेसिटी का कितना ऐसा स्टोर हुआ है, 63% क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। अब हम इस 63% को अब हम इस वैल्यू में उठा के पुट करेंगे, तो वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। मैं लिखती हूँ कि मेरे पास है जी 63% ऑफ ओरिजिनल चार्ज यानी मैक्सिमम चार्ज यानी क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस टी ओवर आर सी, ठीक है। अब देखते हैं कि क्यू नॉट एंड क्यू नॉट हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। 0.63 इक्वल्स टू, ओके। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस वैल्यू को इस साइड पे लेके जाऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और वो माइनस हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 0.37 हमारे पास क्या आता है, रिज़ल्ट आता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें मैथमेटिकल फार्मूला से और कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आता है
यानी अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ एक्सपोनेंट को ख़त्म करके, कि दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया और मेरे पास जो रिज़ल्ट आया है फाइनल वो क्या आया है मेरे पास, यानी अप्रोक्सीमेटली मेरी वैल्यू आती है। जो मेरे पास कैलकुलेटर में वैल्यू आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली आ रही है 0.9 है। अगर आप मैं उसको राउंड ऑफ करके लिखूँ तो वो मेरे पास 1 आती है। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो जस्टिफाई होती है कि 63% जो है हमारे पास चार्जिंग का वो हिस्सा जिसमें 63% चार्ज मैक्सिमम ऑफ इट्स कैपेसिटी जो है वो चार्ज होता है, तो उसमें उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टाइम कांस्टेंट हमें वो बताती है वैल्यू। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक आपके पास ये फर्स्ट जो पार्ट है इसमें सिर्फ हमने ये सीखा है कि हमारे पास 63% हमने क्यों लिया और RC=T कैसे आता है, और हमारे पास चार्जिंग में मतलब जब हम बात करते हैं चार्जिंग में कि मैक्सिमम चार्ज 63% है तो उसके हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इसी तरह अगर हम डिस्चार्जिंग के बारे में बात करें, क्योंकि टॉपिक का नाम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है, तो डिस्चार्जिंग के लिए भी एक इक्वेशन है जो कि जिसकी वैल्यू मैंने लिखी है। अभी इसमें हमारे पास है कि चार्जिंग में हमारे पास मैक्सिमम चार्जिंग की जो वैल्यू आती है वो 63% है। डिस्चार्जिंग के लिए वही वैल्यू क्या हो जाएगी, 37% हो जाएगी। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो फिर आप अगले लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को दबाना मत भूलें।